श्रीनगर यूट्यूब चैनल से मैं अजीज अहमद खान और आपके लिए अपने चैनल का मकबूल तरीन प्रोग्राम आगही लाया हूँ, जिसमें मुल्क के मारूफ कानूनदान राव मोहम्मद इकबाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे मेहमान होते हैं। वो लोगों के मसाइल को हल करने के लिए कानूनी इंटरप्रिटेशन करते हैं। आज का प्रोग्राम अपनी नौइयत के एतबार से एक इंतहाई मुफीद और जामे प्रोग्राम है, जो लोगों को और ख़ास तौर पर मुलाजिमीन को उनकी मुलाजमत के हुसूल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक राह फराहम करेगा। उन्होंने अपनी बेपनाह मसरूफियात में से वक्त निकाला, हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूँ, मैं इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जमाल खान की जानिब से उन्हें खुश आमदीद करूँगा। एक तात्तुल के बाद आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आपकी बेपनाह कानूनी मसरूफियात रहीं, आप सुप्रीम कोर्ट भी जाते रहे और फिर वकला इंतखाबात में आप खासे मसरूफ़ थे। आपको अपने स्टूडियोज़ में वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जमाल खान की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल अनवर अली ने मुल्तान से भेजा है और वो कहते हैं कि मैं वासा में मुलाजिम हूँ। मैंने अपनी तनख्वाह के उसूल के लिए अदालत में रिट पिटीशन फाइल की थी। जज साहब ने मुझे सिविल सर्वेंट करार देते हुए ये कहा कि मुझे 212 के तहत सर्विस ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं इंटर कोर्ट अपील करूं? राव साहब मुझे बताइए कि अब मैं कानूनी दादरसी के लिए किस फोरम पर जाऊं? देखें जी, जैसे कि वो फरमा रहे हैं कि वो वासा के एम्प्लॉय थे और जो वासा है वो MDA की, अगर मुल्तान की बात करें ना, मुल्तान वासा की जैसे फरमा रहे हैं, तो वासा मुल्तान जो है MDA की एक सब्सिडरी है, उसकी एजेंसी है जो कि सिटीज़ एक्ट के तहत जो है एग्जिस्टेंस हुई उसकी, और वो MDA की जो एक गवर्निंग बॉडी के जो इजलास है उसके तहत ये बनाई गई थी। अब ये है कि ये जैसे ऑटोनमस बॉडी है MDA वगैरह, तो लिहाजा ये कि जो वासा है उसी के ताबे है इस अदारे के, और इसके जो मुलाजिम हैं वो सिविल सर्वेंट के तौर पर नहीं आते। उनकी जो है स्टेटस जो है एम्प्लॉय का बतौर सिविल सर्वेंट नहीं है। तो लिहाजा अगर ये ऑनरेबल कोर्ट ने इसको होल्ड किया तो सरासर गलत है। और लिहाजा दूसरी बात ये रही कि 212 आर्टिकल तो वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो वहीं पे पार्ट होता है कि जहाँ पे सिविल सर्वेंट हो और उसके लिए सर्विस ट्राइब्यूनल में जाया जाए। अगर पंजाब गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का डिपार्टमेंट है, सिविल सर्वेंट उसमें है, तो PST में जाएगा, पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल में। अगर फेडरल का है तो फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल में जाएगा। लेकिन जो वासा मुल्तान जैसे फरमा रहे हैं वो एम्प्लॉय थे, तो ये तो किसी तौर पे सिविल सर्वेंट नहीं है और ना इनका वो फॉरम बनता है। तो लिहाजा ये है कि नॉन स्टैच्यूटरी रूल्स के तहत जो है इनकी सर्विसेज जो है गवर्न हो रही होती हैं। तो जब नॉन स्टैच्यूटरी रूल्स होती है तो मास्टर एंड सर्वेंट का जो है प्रिंसिपल वो इसमें एग्जिस्ट करता है। तो उस सूरत में तो रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होती सर्विस मैटर्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। लिहाजा ये कि इनका जो प्रॉपर फोरम है वो है लेबर कोर्ट, अगर ये वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं। तो ये अपना एक ग्रीवेंस नोटिस जारी करें अंडर सेक्शन 33 ऑफ पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 के तहत। एक ग्रीवेंस नोटिस जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को दे, और ग्रीवेंस नोटिस सर्व करने के बाद तो 15 दिन के बाद जो है ना ये वहाँ पे अगर देखेंगे कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा तो वो फिर अपने जो है ना वहाँ लेबर कोर्ट में जो है ना एक ग्रीवेंस पिटीशन अंडर सेक्शन 33 जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो इनकी प्रॉपर फोरम जो है वो लेबर कोर्ट भी बनता है। और वैसे एक अथॉरिटी अंडर पेमेंट एंड वेजेस एक्ट भी है 1936 के तहत। तो ये वहाँ भी अगर छोटे मतलब वर्कमैन की डेफिनेशन का मुलाजम हो तो वो वहाँ भी अपने जो वाजिबात है उसको डिटरमिन कराने के लिए, उसको लेने के लिए अथॉरिटी पेमेंट एंड वेजेस की उधर भी जाकर ये केस दायर कर सकता है अंडर सेक्शन 15 ऑफ द पेमेंट एंड वेजेस एक्ट के तहत। राव साहब बहावलपुर से राहत रजा पूछ रहे हैं कि मैं आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखता हूँ, इससे बेशुमार लोग मुस्तफीज होते हैं। मेरा एक जाती मसला है, लेकिन मैं मुलाजमत के सिलसिले में आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा। मेरा एक केस सिविल कोर्ट में जेर समाअत था। मेरे मुखालिफिन ने डिस्ट्रिक्ट जज को एक दरखास्त देके डायरेक्शन हासिल कर ली, जिसमें मुझे कहा गया है कि मैं केस की रोजाना समाअत कराऊं। इसकी वजह से मेरे लिए बेशुमार उलझने और कानूनी
तौर पर हर्डल्स क्रिएट हो गई हैं। ना केस की नौयत ऐसी, ना केस को इतना ज्यादा वक्त गुजरा है, कमोबेश 1 साल गुजरा है। अब जाहिर है इस केस को रोजाना मैं किस तरह से अफोर्ड भी नहीं कर सकता, ना ही वो कोई वकील मेरा केस इस अंदाज से चलाने पर रजामंद है कि वो रोजाना सारे काम छोड़ के किस तरह से सिर्फ मेरे केस को वक्त देगा। तो आप मेरी रहनुमाई करें कि मैं इस मसले से किस तरह से अपने आप को आसूदा कर सकूं। देखें जी, अगर डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने इस किस्म की डायरेक्शन दी है सिविल कोर्ट को कि भी ये इस केस को रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए, और बाकी रोज़ाना की बुनियाद पर ना ही कोई वकील रोज़ाना वहाँ खड़ा हो सकता है सिर्फ एक ही केस के सिलसिले में, उसने और कोर्ट्स में भी जानी है, दूसरी कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट में भी। तो और फिर इसको इवन के एक मैं जजमेंट पढ़ा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो और एक ढाका की जजमेंट भी थी, उसमें ये लिखा गया था, उसमें ये कहा गया था, होल्ड किया गया था कि जो शॉर्ट एडजस्टमेंट्स हैं दैट इज इनकन्वीनियंस टू द पार्टीज, तो इसको जो है उन्होंने डेप्रिकेट किया है। इसको मतलब है कि कहा गया कि ये गलत है। ये अलबत्ता डायरेक्शन कर सकते थे कि भी 2 माह 6 माह जैसे भी पहले पूछा जाता है किस स्टेज पर है केस, तो अगर वो स्टेज इब्तदाई स्टेज पे है फिर तो 2 माह में नामुमकिन होता है उसको डिसाइड करना, क्योंकि एविडेंसेस होते हैं। अगर डाइवर्जेंट प्लीडिंग्स आ जाए तो इश्यूज फ्रेम होंगे, दोनों पार्टी से एविडेंसेस आएंगी, तो एक ज़रा टाइम लगता है, जिरा होती हैं। लिहाजा ये है कि कोई ऐसा टाइम पीरियड दे दिया जाता जिसमें कि कोई 6 माह या जो भी XYZ जैसे भी होता है, तो लेकिन यह है कि डेली बेसिस पर जो है ये मतलब है कि सही नहीं है। लिहाजा उसकी एक रेमेडी उनके पास है, अगर इस किस्म की डायरेक्शन है तो उसको वो रिट की सूरत में चैलेंज करें और वहाँ से ये मतलब सारे मामलात रखें कि जी इस वजह से हम वकला भी जो है ना तावन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर जो केस को चलाया जा रहा है, और वो बताएं कि हमें भी इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो हाई कोर्ट ये कर सकती है कि कोई चंद माह की डायरेक्शन दे सकती है कि इतने माह में सिविल कोर्ट इसको मतलब है कि जो है मामले को कंक्लूड करे। साहिवाल से रिफत खान पूछते हैं कि मैं नादरा में मुलाजिम हूँ, अपनी प्रमोशन के सिलसिले में मैं केस फाइल हाई कोर्ट में करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक कन्फ्यूजन पेश आ रही है। मैंने लोगों से पूछा तो बाज़ का ये ख्याल है कि मुझे सर्विस ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए, और कुछ इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपका फोरम हाई कोर्ट ही बनता है। राव साहब, आप चूँकि लोगों को कानून का रास्ता दिखाते हैं, मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ जिससे मैं अपनी रादरसी हासिल कर सकूं। देखें जी, ये नादरा के एम्प्लाई हैं, तो ना तो इनका फोरम हाई कोर्ट है और ना ही सर्विस ट्रिब्यूनल, क्योंकि ये सिविल सर्वेंट नहीं है। और जो नादरा के जो है नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स हैं, तो इसलिए ये कि इनका जो प्रॉपर फोरम है, क्योंकि ये ट्रांसप्रोवेंशियल एक अदारा है, फेडरल अदारा है, तो ये इनके लिए जो है वो इंडस्ट्री रिलेशन एक्ट 2012 के सेक्शन 33 है, उसके तहत जो है इनका NIRC बनता है, तो नेशनल इंडस्ट्री रिलेशन कमीशन। वहाँ पर ये अपने उसमें भी यही प्रोसीजर होता है, ग्रीवेंस नोटिस देंगे, ग्रीवेंस नोटिस के बाद फिर वहाँ पर जो है ना वो केस ग्रीवेंस पिटीशन जिसे कहते हैं वो फाइल करेंगे। तो लिहाजा ये कि ये हाई कोर्ट भी नहीं आ सकते प्रमोशन के मामले पे, और ना ही सर्विस ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। तो प्रॉपर फोरम इनका इस सूरत में NIRC है। हाँ, लेकिन ये मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि अगर वो ऑफिसर कैटेगरी में फ़ाल ना करता हो, अगर ऑफिसर कैटेगरी में फ़ाल करेगा तो फिर वो NIRC भी नहीं जा सकता। राजनपुर से इरशाद अली ने आपसे क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने महकमे का नाम तो नहीं बताया, ये कहा है कि मुझे महकमे की जानिब से एक इंक्रीमेंट दी गई थी, लेकिन 1 माह बाद ही अथॉरिटी ने ये कह के वो इंक्रीमेंट वापस ले ली कि आपको ग्रांट की जाने वाली इंक्रीमेंट महकमाना पॉलिसी के खिलाफ थी। तो राव साहब, एक तो मेरी माशरे में सुबकी हुई है और मेरी जाहिर है कि इंक्रीमेंट मुझे दी गई है, तो फिर वापस कैसे चली जाएगी? क्या महकमे का ये इक़दाम गैर कानूनी नहीं है और मुझे अब क्या करना चाहिए? देखें जी, वो उन्होंने जैसे फरमाया कि महकमे का तो नहीं कहा, ना बताया कौन से महकमे में और किस स्टेटस पे काम कर रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने कहा है कि उनको एक इंक्रीमेंट जो है वो ग्रांट की गई थी, और इंक्रीमेंट ग्रांट करने के फौरी बाद ही कुछ दिनों बाद वो रिसाइंड हो गई, यानी कि विड्रॉन हो गई। अब ये है कि जनरल क्लासेस एक्ट 1897 का सेक्शन 21 है, जिसके तहत जो ग्रांटिंग अथॉरिटी है उसको ये इख्तियार है एट एवरी टाइम रीजनिंग देकर
कि अगर कोई प्लाजिबल रीज़न हो, अगर गलत दे दी गई हो, गैर कानूनी दे दी गई हो, अगेंस्ट पॉलिसी दे दी गई हो, तो वो उसको विड्रॉन कर सकता है और किसी भी ऑर्डर को वेरी भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, ये उसको इख्तियार है। तो लिहाजा अगर ये अगेंस्ट पॉलिसी दी गई है तो उसके ऊपर से एक प्रिंसिपल लोकस पोटेंशिया होता है, वो नहीं लगेगा इसके ऊपर। तो लोकस पोटेंशिया उस सूरत में लगता है कि अगर कोई भी बेनिफिट, उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होती है, एनी बेनिफिट विच वाज ऑब्टेन्ड बाय एनी रेसिपिएंट विद बोनाफाइड इंटेंशन, ठीक है ना, एक नेक नियति के साथ, एक गुड जस्चर के साथ उसने लिया विदाउट कंसीलमेंट एंड इफेक्ट्स। और सेकंड ये है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स में आता है कि वो दैट बेनिफिट वाज ग्रांटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है ना जी, और किसी मिजाज अथॉरिटी के तहत ने वो दिया गया हो, उसके तहत दिया हुआ। थर्ड वन जो है उसका इंग्रेडिएंट्स में आता है कि दैट बेनिफिट हैड टेकन इफेक्ट, ठीक है ना जी। और आफ्टर अफ्लैक्स ऑफ टाइम जो है ना, उसके जो राइट्स हैं वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं और सर्टन राइट्स एक्रूड हो जाते हैं। तो लिहाजा उसको रिसाइड नहीं किया जा सकता और ना ही उसको विड्रॉन किया जा सकता है। लेकिन अगर गलत पॉलिसी के तहत या कोई किसी ने विद मेलाफाइड इंटेंशन लिया या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स के तहत ले लिया, तो वो तो एट एनी टाइम जो है उसको मतलब है कि विड्रॉन किया जा सकता है। अब ये तो अब उन्होंने कोई कागजात नहीं भेजे, ना कोई पॉलिसी की बात बताई कि जिससे ये अखज़ किया जा सके कि उनको राइट और रॉन्ग कैसे मतलब दिया गया था। मौसम तब्दील हो रहे, लेकिन आगाही प्रोग्राम हमने हर मौसम में जारी रखा। आप अपना कोई मसला हो तो आप राव मोहम्मद इकबाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंटरोगेट कर सकते हैं। मुझे अब ब्रेक पर जाना। वेलकम है। एक क्वेश्चन डेरा गाजी खान से पूछा गया है। पूछने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा है कि मैं एक महकमे में मुलाजिम, मुझ पर महकमे की जानिब से गबन का, एम्बेजलमेंट का इल्जाम लगाया गया है। इसके नतीजे में मेरे खिलाफ उन्होंने प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई शुरू कर रखी। मुझ पे फौजदारी मुकदमा भी उन्होंने दर्ज करवा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने महकमाना इंक्वायरी भी मेरे खिलाफ शुरू कर रखी है। और इस आलम में मैं सख्त ज़हनी दबाव का शिकार। मुझे एक ही मामले में बुनियादी तौर पर, जो कि मुझ पर इल्ज़ाम भी गलत है, मुझे दोहरी सजा कैसे दी जाएगी और कानूनी तौर पर इसका मदावा मैं कैसे करूँगा? देखें जी, ये एक जो ये फरमा रहे हैं, इसमें यह है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो उनके खिलाफ चल रही है और दूसरी तरफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी चल रहा है। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो एक अलग इशू, और जो डिपार्टमेंटल जिसे तादीबी कार्रवाई कहते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन, वो एक अलग है। वो एक डबल जोपर्डी वाला जो असूल है उस पर फॉल नहीं करता, क्योंकि ये दोनों साइड बाय साइड चल सकती हैं। बोथ आर डिफरेंट स्ट्रीम्स, ठीक है ना। ईच स्ट्रीम फ्लो ऑन इट्स ओन कोर्स, वो अपने अपने उस पे फ्लो पे चलती है। तो लिहाजा ये कि साइड बाय साइड क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चल सकती है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी चल सकती हैं। तो ये फिर अपना, अभी तो उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, उसमें वो एक उनको डिफेंस का राइट दिया जाएगा और दिया जा रहा होगा। तो अपने आप को डिफेंड करें, अगर वो बेकसूर हैं तो वहाँ पर वो अपने आप को डिफेंड करें। और इसी तरह जो है फौजदारी मुकदमे में भी वो अपने आप को डिफेंड करें। वो एक ट्रायल होगा, ट्रायल होने के बाद अपने आप को गिल्टी, अगर वो महकमे ने करार दिया तो वो अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर करवाए कोर्ट से, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। अगर वो समझते हैं जी उन पे गलत इल्ज़ाम है तो ला मौला वो प्रूफ भी नहीं होंगे उनके खिलाफ ऐसा कोई। रहीम यार खान से कैसर महे का क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में मुलाजिम हूँ। महकमे ने मुझे प्रमोशन से डिप्राइव कर दिया, महरूम कर दिया, ड्रॉप कर दिया। इस बात को अब 8 माह गुजर गए हैं और मैं अब महकमाना अपील करना चाहता हूँ अपनी प्रमोशन के उसूल के लिए। मुझे ये बताइए कि क्या मैं इसमें कानूनी तौर पर अफाल करता हूँ या मुझे कौन सा तरीक़ाकार अपनाना चाहिए? देखें जी, ये क्योंकि फरमा रहे हैं कि ये इरिगेशन में मुलाजिम है। जो इरिगेशन के मुलाजमीन हैं वो सिविल सर्वेंट्स की डेफिनेशन में फॉल करते हैं।
तो ये सिविल सर्वेंट है और इनके ऊपर सिविल सर्वेंट्स अपील रूल्स 1977 वो एप्लीकेबल है और उसके सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 उसके तहत ये इनको चाहिए था कि भी ये फीलिंग एग्रीव्ड जो है अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपील फाइल करते हैं और विद इन 30 डेज जो है। लेकिन अब क्योंकि इनका तो मामला टाइम बार्ड हो गया, 8 माह हो गया, तो लेकिन ये है कि एक कंकरेंस उसमें मतलब है कि काज ऑफ एक्शन में ला के उसको जो है फिलहाल मतलब को वजूहात बताएं और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डिपार्टमेंटल अपील फाइल करें अपील रूल्स 1977 के सेक्शन 4(1) के तहत। तो ये वहाँ पर अपील फाइल करें डिपार्टमेंटल, उसको एग्जॉस्ट करने के बाद फिर ये जाएंगे पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल। सेक्शन 4 जो सिविल सर्वेंट्स एक्ट का है उसके तहत वो जुरिस्डिक्शन अपना सर्विस ट्रिब्यूनल की इन्वोक करेंगे, उसके बाद एग्जॉस्ट करने के बाद डिपार्टमेंटल अपील को। आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आसिफ खितरान ने डेरा गाजी खान से पूछा है कि मैं एक तरक्याती इदारे में मुलाजिम, मुझ पे महकमे की जानिब से मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगाया गया था और ये इल्ज़ाम मेरी साबका ब्रांच से रिलेट करता, जिसके नतीजे में उन्होंने मुझे बराह रास्त डिसमिस कर दिया। तो राव साहब, मुझे तो मौका ही नहीं दिया गया कि मैं अपना दिफा कर सकूं। क्या महकमे ने मेरे साथ ज्यादती नहीं की और मुझे इस ज्यादती के अजाले के लिए अब क्या तरीक़ेकार अपनाना चाहिए? देखें जी, अगर वो सबसे पहले तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस डेजिग्नेशन पर हैं, किस स्केल में काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सूरतों में पोजीशन डिफरेंट होती है। तो अगर वो लो लेवल के बिलो लेवल के मुलाजिम हैं और तो अगर वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं तो उनके ऊपर स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 का एप्लीकेबल होता है। गो के उन्होंने अडॉप्ट किए होंगे सिविल अपना पीडा एक्ट वगैरह भी अडॉप्ट किया होगा तो 2016 का। तो लेकिन जो है अगर देखा जाए तो वो वर्कमैन कैटेगरी के जो मुलाजिम है इस किस्म के अथॉरिटीज़ में काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी जो है स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि लेबर लॉज भी उस पर एप्लीकेबल हो, यूनियन अगर वहाँ पे होती है, यूनियन भी काम कर रही होती है। तो उस सूरत में ये है कि सेक्शन 15 सब सेक्शन 4 उसके तहत ये होता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 कहता है कि 1 मंथ के अंदर अंदर जो है ना उसको जो है ना विद इन 1 मंथ जो है आफ्टर नोइंग द मिसकंडक्ट और या आफ्टर अकरिंग द मिसकंडक्ट उसको जो है ना विद इन 1 मंथ जो है उसको शोकाज करना होता है, नोटिस करना होता है। और ये तो खैर इस पे तो बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिश लॉ प्रिंसिपल है लेट ऑन बाई इवन के अपेक्स कोर्ट ऑफ दिस कंट्री कि मेजर पनिशमेंट कैन नॉट बी अवॉर्डेड बाई होल्डिंग फुल एंड फेयर इंक्वायरी, क्योंकि मेजर पनिशमेंट है उसमें जो है फुल एंड फेयर इंक्वायरी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना जी। उसमें इंक्वायरी ऑफिसर, अथोराइज ऑफिसर, ये वगैरह तमाम उसको जो है ना मतलब है कि शोकाज दिए जाते हैं, जवाब दिए जाते हैं, डिफेंस दिया जाता है। अगर उस पर कोई किसी ने एलिगेशन लगाया है, क्रॉस भी एग्जामिन भी कराया जा सकता है, तो उसको भी बुलाया जा सकता है। तो इसमें एक पूरा एक प्रोसीजर जो दिया गया है वो इसमें दिया जाता है। तो लिहाजा ये है कि अगर वो जो अकड़ हुआ था, अकरेंस जो उनका, तो वो बियॉन्ड द 1 मंथ हो चुका है और अगर एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में भी था तो वो एक बार्ड बाई टाइम हो गया। और लेकिन यह है कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन के इल्म में उस टाइम नहीं आया, अब विद इन मंथ आया, तो डेट ऑफ नॉलेज से 1 मंथ तस्वर होगा। तो ये दोनों पोजीशन में अब देखें कि अगर वो 8 माह, तो वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बताया 8 माह पहले, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के इल्म में अब आया हो विद इन 1 मंथ। अगर पहले से इल्म में है तो फिर वो बार बार मतलब जो है टाइम हो चुका है मामला इनका, लेकिन वो वहाँ पर ये चीज़ उठाए अपनी इंक्वायरी में, ये मामला तो ये ऑब्जेक्शन भी उठाए उसने। और खैर अब अगर उनको डिसमिस कर दिया गया है तो ये उनके लिए बड़ा फिट केस है, उसको चैलेंज करें, इंशाल्लाह ताला वो रीइंस्टेट हो जाएंगे विद ऑल बैक बेनिफिट इस सूरत में इंशाल्लाह। आज का आगही एपिसोड इख्तिताम पजीर हुआ। आपने जिस मुदल्लल अंदाज से हमारे नाजरीन के सवालों के जवाब दिए, यकीनन इससे उन्हें रहनुमाई मिलेगी। राव इकबाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया। मैं प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक बार फिर इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जमान खान की जानिब से, अपनी जानिब से आपका शुक्रगुजार। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन,
आज का प्रोग्राम आगही हमारे आने वाले दिनों के बेशुमार प्रोग्रामों का पेश खेमा साबित होगा। इंशाअल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। अजीज़ नगर के मकबूल तरीन प्रोग्राम आगही के एंकर की हैसियत से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमें देखते हैं, अपनी राय देते हैं, अपनी पसंद का इजहार करते हैं। आपका और हमारा ये रिश्ता इंशाअल्लाह आइंदा भी कायम रहेगा। अजीज़ अहमद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।